प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा लेने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए द्वितीय वर्ष में जो आपका प्रथम पेपर है वो रीतिकालीन काव्य कविता को लेकर है, जिस पर हम पहले कई कक्षाएं ले चुके हैं। और रीतिकाल के जो पहले कवि हैं जो आपके कोर्स में भी लगे हुए हैं और रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, आज मैं उन पर चर्चा करूंगी। केशवदास पर ही मैं आज बात करूंगी और केशवदास पर हम दो कक्षाएं लेंगे। एक तो उनकी कविता को लेकर और उनका थोड़ा सा परिचय, क्योंकि उनकी कविता पर भी आपसे पूछा जा सकता है और उनके प्रश्नोत्तर उनको लेकर आ सकते हैं। तो इनकी जो हमारे कोर्स में किताबें लगी हैं, मैं थोड़ा सा उनका आपको पहले परिचय देती हूँ कि केशवदास की सरस्वती वंदना, राम वंदना, परशुराम संवाद, ज़्यादातर जो है कोर्स हमारा वो इनका रामचंद्रिका से लगा हुआ है। और रामचंद्रिका का मैं परिचय आपको अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तो आपसे बात करेंगे। केशवदास जो हैं हिंदी मतलब रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, और दूसरा कि इनको आचार्य, ऐसे कवि हैं कि जिनको आचार्य माना गया। कवि और आचार्य ये दोनों ही रूप में बहुत ज़्यादा प्रख्यात हैं। और रीतिकाल के प्रमुख जो आचार्य हैं वो केशवदास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने रामचंद्रिका जैसे एक काव्य को लिखा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला होगा कि रामचंद्रिका कि कहीं ना कहीं राम से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस की ख्याति से प्रभावित होकर इस ग्रंथ को लिखा गया प्रबंध काव्य है। और इसमें इनकी काव्य प्रतिभा बहुत ही निखर कर आती है। हालांकि इसमें बहुत सारे रामचरितमानस से हम इसकी कोई तुलना नहीं कर रहे, लेकिन जो संवाद है, जो रामचंद्रिका के जो संवाद हैं वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है और संवादों की वजह से बहुत प्रसिद्ध इनका काव्य है। इन्होंने वैसे हमें कोर्स में रामचंद्रिका का ही काफ़ी सारा हिस्सा लगा हुआ है, लेकिन दूसरी जो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, क्योंकि आपको कई बार प्रश्न आता है केशवदास पर जब, तो इनके आचार्यत्व पर भी प्रश्न आता है। और इनके जो आचार्यत्व को प्रमाणित करने वाले जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कवि प्रिया और रसिक प्रिया है, जिसका नाम शायद मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपसे इस बारे में चर्चा की थी। और ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी वजह से इनको आचार्य माना जाता है। और संस्कृत के जो हम देखेंगे भामह, दंडी, उद्भट आदि जो भी अलंकारवादी आचार्य रहे थे, कहीं ना कहीं केशव उन परंपरा से बहुत प्रभावित रहे। और वो जो प्रभाव जो संस्कृत का कहा जाता है कि केशवदास के बारे में कहा जाता है कि इनके चूंकि पिता बहुत संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और कई इस तरह की जनश्रुतियां हैं कि इनके घर की शुक सारिकाएं भी संस्कृत बोला करती थी। संस्कृत का मतलब पूर्ण अधिकार, संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार केशवदास का आपको दिखाई देगा। और राज दरबारों की चकाचौंध इन्होंने शुरू से ही देखी थी, तो इसकी वजह से इनका जो झुकाव है कहीं ना कहीं अलंकार और वक्रोक्ति में भी बहुत ज़्यादा था। और इसकी इस प्रकार की जो परंपरा और जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां जिस प्रकार की बनी, इनके यहाँ पर देखेंगे कि रस, रीति, छंद, अलंकार आदि सभी की व्याख्या इनके ग्रंथों में आपको दिखाई देंगी। इनके जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं, तीन बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, जिसमें मैंने आपसे कहा कि एक तो इनका रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और तीसरा जो इनका ग्रंथ है वो छंदमाला है, जिसमें इन्होंने पूरा का पूरा छंद शास्त्र को ही उद्धृत कर रखा है। और अनेक छंदों का बहुत ज़्यादा उदाहरण इन्होंने, बहुत 100 उदाहरण के साथ सभी छंदों का वर्णन किया है। छंदों के लक्षण ये दोहों में प्रस्तुत करते हैं और उसके उदाहरण छंद के अनुसार ही देते हैं। तो ये इनका बहुत मतलब महत्व आचार्य, क्योंकि आपको प्रश्न भी कई बार आता है कि केशव कवि हैं कि आचार्य, इस प्रकार के प्रश्न आपके इस परीक्षा में आते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, चूँकि हम लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बार की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो द्वितीय वर्ष की आपकी कक्षाएँ जो लग रही हैं, इनमें हम ज़्यादातर हम प्रश्नोत्तरों पर ज़्यादा चर्चा करें कि आप परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और हम परीक्षा के प्रश्नों के हिसाब से ही हम चर्चाएं करें।
क्योंकि आपके पास समय भी कम है और हर विषय की और बहुत सारी कक्षाएं भी आप देख सकते हैं, तो प्रश्नोत्तरों को लेकर हम सीधा आपसे तैयारी की बात करेंगे। तो अब हम केशव दास की जो बात कर रहे थे, तो केशव दास माना जाए तो रीति काव्यधारा के पहले आचार्य कवि हैं। प्रथम जो है, हालांकि चिंतामणि, कृपाराम, बहुत सारे ऐसे अच्छे आचार्य कवि इस तरीके के हैं, लेकिन इनको पहला आचार्य कवि से सम्मानित किया जाता है, माना जाता है, सिद्ध हैं ये। उन्होंने रीति ग्रंथों और लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपनी सारे काव्य रचनाएं की हैं, और कभी कभी इनमें बहुत क्लिष्टता भी दिखाई देगी, पांडित्य भी दिखाई देगा। इसलिए हिंदी काव्य परंपरा के ये ऐसे मतलब प्रथम आचार्य इसलिए कि 3 ग्रंथ हैं जिनकी मैंने आपको चर्चा की थी कि कवि प्रिय, रसिक प्रिय और छंदमाला। इन तीनों रचनाओं में काव्य शास्त्र के जिन लक्षणों का वो विवेचन करते हैं, उनका प्रदर्शन ही, मतलब ये जो लक्षण दिखाई देंगे, उनके जो उदाहरण हैं वो रामचंद्रिका में स्थान स्थान पर आपको दिखाई देंगे। इसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं रामचंद्रिका ऐसा नहीं था कि मतलब राम के चरित्र को उभारने के लिए किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन 3 ग्रंथों का में जो इन्होंने बात की, उसको कहीं ना कहीं उसके लक्षण व एक लक्षण ग्रंथ के रूप में उसको ज़्यादा सामने आता है। और इसीलिए रामचंद्रिका जो इनका ग्रंथ है, और रामचंद्रिका का बेटा बहुत सारा हिस्सा आपकी कोर्स में भी लगा हुआ है, और रामचंद्रिका के जो छंद और अलंकार जो विविध रूप से दिखाई देते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है कि केशव को इन वजहों से भी आचार्य माना जाता है। और आपको प्रश्न जो कई बार आता है कि इनके केशव के आचार्य और कवि होने पर बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा इनकी जो रामचंद्रिका के अलावा जो इनकी बहुत सारी एक दो ग्रंथ हैं, मुक्तक रचनाओं में इन्होंने रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और वीर सिंह देव चरित्र, ऐसे कई सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जो आपको मतलब ये अभी तो आपके कोर्स का विषय नहीं है, लेकिन आपको छोटे प्रश्न उत्तर जो आएंगे उसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। केशव दास ने बल्कि मतलब राम को अपना इष्ट देव बनाया है, लेकिन उनकी भक्ति में वैसा आवेग नहीं दिखाई देता जैसे कि आपके तुलसीदास के यहाँ दिखाई देगा। आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं दिखाई देगा। उनके जो रामचंद्रिका में है, छंद वैविध्य, संवाद, रूढ़िगत वर्णन और चमत्कारिक उक्तियां ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। और जो सबसे बड़ी देन मैं ब्रज भाषा काव्य में केशव की मानती हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने काव्य में काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता में ग्रहण किया, और व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास मतलब कृपाराम के यहाँ भी दिखाई देता है, उनसे पूर्व भी दिखाई देगा, उसका मतलब कहीं ना कहीं साहसपूर्ण एक स्थापन और निर्वाह उन्होंने किया है। और तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए इन्होंने एक विशेष स्थान अर्जित किया है। और राजस्थानी चित्रकारों ने जिन साहित्यिक ग्रंथों को चित्रित किया है, उसमें कवि प्रिय और रसिक प्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो 2 ग्रंथ हैं, कवि प्रिय और रसिक प्रिय, उसका चित्रांकन राजस्थानी कथाकारों ने चित्रकारों ने किया है, और जिसकी बहुत सारी प्रतियां आपको इधर उधर दिखाई देंगी। तो केशव दास पर जो हम बात करते हैं, केशव दास रीति काव्य के एक विशिष्ट मतलब एक कवि और आचार्य हैं। इनका जो स्थान है चिंतामणि की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतामणि को पहले आचार्य मानते हैं, लेकिन इतनी सब इनका जो रचनाएं हैं उसकी वजह से इनको अधिक ऊपर माना जाता है। केशव दास का आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने और बाद के युग में बड़ी प्रेरक शक्ति के रूप में इन्हें माना जाता है। स्वतंत्र रूप से चाहे इस बात को अपना हम ज़्यादा महत्व ना दे पाएं, लेकिन जब हम इसकी बात कर संक्षेप में मतलब केशव पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, केशव को रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य के रूप में माना जा सकता है। और चूंकि इन्होंने पहले की परंपरा से हटकर इनके यहाँ पर चमत्कारवादी और पांडित्य प्रदर्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और दूसरा, केशव को आप अलंकारवादी आचार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि केशव का जो जोर है अपनी कविताओं में अलंकारों पर भी बहुत है। वो भूषण मतलब अलंकारों के बिना कविता को बहुत ज़्यादा मतलब खराब मानते हैं। ये उन्हीं का कथन है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण भिन्न बिराजही कविता वनिता मित।
उन्होंने कहा कि हर प्रकार की काव्य रचनाओं में अलंकारों का होना आवश्यक होता है। वो खुद मानते हैं कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री जब तक आभूषण नहीं पहन लेती उसका सौंदर्य अधूरा ही रहता है, इसी प्रकार काव्य में अगर अलंकार ना हो तो काव्य का सौंदर्य बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और दूसरा, इन जो केशव हैं एक मतलब काव्य दोषों से बिल्कुल मुक्त काव्य रचना पर ज़्यादा बल देते हैं। उनका काव्य दोषों के संबंध में भी बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार कई सारी उक्तियां कही हैं, इन्होंने स्पेशली कहा है कि राजत रंच न दोष जुत, कविता वनिता मित्र, बुंदक हाला ज्योत जो, गंगा घट अपवित्र। कि जिस प्रकार शराब की एक बूंद से गंगा जल अपवित्र हो जाता है, इसी प्रकार काव्य दोष होने से पूरी की पूरी कविता का सौंदर्य ढह जाता है। तो देखा जाए तो इनके यहाँ पर अलंकार काव्य दोषों को बिल्कुल हटाकर काम करना, छंद निरूपण, काव्य सिद्धांत, इस प्रकार ये सारी चीजें इनकी कविता में दिखाई देती हैं। और इनके यहाँ पर कविता के रूप पक्ष को लेकर इतनी चर्चा और इतनी भेदभाव, मतलब इतना रूप पक्ष को लेकर इतना इनको बहुत ज़्यादा जो रूप पक्ष के प्रति आसक्ति है दिखाई देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी कविता में लोग भाव पक्ष के अभाव को महसूस करने लगते हैं। और कई बार इन पर प्रश्न भी आपकी कक्षाओं में आते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, या केशव हृदयहीन कवि थे, या केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार कक्षाओं में, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कठिन काव्य का प्रेत इसलिए भी कहा जाता है कि वो जब भी काव्य रचना करते हैं तो कभी कभी लगता है कि भाव के स्थान पर उक्ति व चित्र, अलंकारों के चमत्कार प्रदर्शन में उलझे रहते थे। काव्य रचना जब करते थे तो काव्य रचना में उनके ऊपर आचार्यत्व ज़्यादा हावी रहा, और मार्मिक स्थलों की पहचान कहीं ना कहीं केशव के यहाँ पर बहुत कम दिखाई देती है। मार्मिक स्थलों को ये बहुत कम पहचान पाते हैं, और वहाँ पर पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनके यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं एक क्लिष्ट शैली, रीति परंपरा और संक्षिप्त भाषा, और कहीं कहीं भारी भरकम शब्दावली, वाग विदग्धता, ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे कहीं ना कहीं अर्थ ग्रहण में बाधा भी आती है। और इसलिए कहीं ना कहीं बार बार बहुत सारे उनके आलोचक उन्हें बार बार हृदयहीन भी बताते हैं, और इसी आधार पर इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और रामचंद्रिका जो आपके टेक्स्ट में है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे जो जहाँ पर लगता है कि कवि की कल्पना अत्यधिक कठिन है। तो इस वजह से इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और इस पर आपको प्रश्न भी आ सकता है। तो इस प्रश्न को अगर आपको करना हो तो कहीं ना कहीं इनकी जो विदग्धता है, इस पर ये अनर्गल आक्षेप ही है, विदग्धता है, लेकिन कहीं इसके उनकी शैली पक्ष को हम नहीं नकार सकते। तो इस विषय में आज हम इस कक्षा को वाइंड अप करते हैं कि केशव के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं कि आज की जो हमने बात की, केशव पहले बात है कि पहले आचार्य हैं और बाद में कवि हैं, और उस काल की चमत्कारिक प्रवृत्ति का ये अनुसरण करते दिखते हैं। कहीं कहीं इनके काव्य में दुरूहता, क्लिष्टता और पांडित्य आता है, और कोमल मति और भावुक लोगों के लिए इनका काव्य बेशक उन कठिन कहीं कहीं दिखाई देता है। और इसलिए कवि के मतलब इनके आचार्य रूप पर भी हम ज़्यादा अपनी आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा, इनका जो कोर्स में आपको लगा हुआ है रामचंद्रिका, हम अगली कक्षा में उन पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।